चंद्रयान-3 के लैंडर से बाहर आया प्रज्ञान रोवर, चांद के रहस्यों से उठाएगा पर्दा। चांद पर लैंडर विक्रम से बाहर आए प्रज्ञान ने शुरू की चांद की सतह पर चहलकदमी। चांद पर फतह के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अगले मिशन आदित्य L1 पर काम किया तेज। अगले महीने सितंबर में मिशन आदित्य L1 लॉन्च किए जाने की संभावना। मणिपुर सीएम से आज अमित शाह कर सकते हैं मुलाकात। राज्य के हालात की देंगे जानकारी। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बने हालातों पर करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा। कर नई औद्योगिक इकाइयों का करेंगे लोकार्पण। आज अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। ओमकारेश्वर से विशेष रथ पर अयोध्या लाया गया 600 किलो का शिवलिंग। राम मंदिर के विग्रह में होगा स्थापित। चंपत राय ने शिवलिंग का किया रुद्राभिषेक अनुष्ठान। पहाड़ से मैदान तक बारिश का तांडव। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट। मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस बीच एक बड़ी खबर हिमाचल से सामने आई है, जहां हिमाचल के कुल्लू में एक बड़ा हादसा हो गया। कुल्लू में कई इमारतें धराशायी हो गई हैं और ये सारा वारदात जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। जिले की 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई है। कैमरे में कैद हुआ ये पूरा वाकया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर एक 4 मंजिला इमारत ढहती हुई, धराशायी होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर कुदरत का कहर किस तरीके से नजर आ रहा है। और हिमाचल के कुल्लू में ये बड़ा हादसा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर 4 मंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिलती हुई महज कुछ सेकंड्स के भीतर नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, बड़ा हादसा है। और यहाँ पर 4 से ज़्यादा मंजिलों की ये इमारत नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक के पीछे एक जो इमारतें थीं वो लगातार गिरती चली गई। और ये कुदरत का कहर वहीं लगे कैमरे में कैद हुआ है। कुल्लू में कई इमारतों के धराशायी होने के बाद बड़ा नुकसान। हिमाचल में कुदरत का कहर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरे में इस कहर को कैद किया गया। आप देखिए किस तरीके से मिट्टी में मिलती ये इमारतें नजर आ रही हैं। और ये बड़ा हादसा भी है हम कह सकते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से बहुमंजिला जो इमारतें हैं वो धराशायी होती जा रही है। देखते ही देखते यहाँ पर पूरा का पूरा मलबा नीचे आता है और सिर्फ गुबार नजर आता है। आप देखिए यहाँ पर धूल का गुबार किस तरीके से उठा है। और कुदरत का कहर हिमाचल के कुल्लू में देखने को मिला। बहुमंजिला इमारत किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है, कुछ सेकंड्स के भीतर ही मिट्टी में मिल गई है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है ये आप देख सकते हैं। हिमाचल के कुल्लू में कुदरत का कहर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद भीषण ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुल्लू में कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर महज कुछ सेकंड्स के भीतर किस तरीके से इमारतें मिट्टी में मिल गई। बहुमंजिला ये इमारतें हैं और एक के ऊपर एक खड़ी इमारतें किस तरीके से गिरती चली जाती हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड की तरीके की ही तस्वीर नजर आती है। ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन अपनी जगह से खिसक कर आगे बढ़ गई और सभी इमारतें यहाँ पर ढेर हो गई हैं। कई इमारतों को बड़ा नुकसान, पूरी तरीके से मिट्टी में मिलती हुई ये इमारतें नजर आ रही हैं। कुल्लू में ये हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। लगातार हम देखें तो पिछले कई दिनों से मौसम के चलते यहाँ पर जो नुकसान हुआ है पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में, वो नज़र आ रहा है। हिमाचल से ये तस्वीरें हैं। हिमाचल के कुल्लू में बहुमंजिला इमारतें किस तरीके से मिट्टी में मिल गई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और कुदरत का ये कहर लोगों की जान ले रहा है। तो कुल्लू में कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर बड़ा नुकसान और कुदरत का कहर हिमाचल के कुल्लू में नजर आया है।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं। 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो की टीम को बधाई देंगे प्रधानमंत्री। ब्रिक्स सम्मेलन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे। अब दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और से ही वो लौटेंगे। इसके बाद बेंगलुरु जाएंगे। इसरो के ऑफिस जाकर इसरो की टीम का धन्यवाद अदा करेंगे। जिस तरीके से कल इसरो ने इतिहास रचा और चंद्रमा पर भारत की जीत सुनिश्चित की, हम कह सकते हैं अब चांद पर भारत पूरी तरीके से यहां पर पहुंच चुका है। और जिसके बाद अब प्रधानमंत्री इसरो के जो साथी हैं उनका धन्यवाद अदा करेंगे। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, लेकिन कल हमने देखा जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई उस दौरान प्रधानमंत्री भी भावविभोर होकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून और इसरो की टीम को अब बधाई देने के लिए वो खुद बेंगलुरु जाएंगे और इसरो के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसरो में जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जिन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाया है और भारत के नाम ये कीर्तिमान रचा है, उन्हें धन्यवाद अदा करेंगे और उन्हें बधाई भी देते नजर आएंगे। 26 अगस्त को बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रवेश, फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, लेकिन जानकारी ये है कि लौटते ही इसरो जाकर वैज्ञानिकों का धन्यवाद अदा करेंगे और ये जानकारी सामने आ रही है। क्या आपके पास है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इसरो ने कल चंद्रमा पर जो है पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की है, उसके बाद पूरे देश में मैं कहूंगा हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके बावजूद कई लोगों ने कल दिवाली की तरह जश्न मनाया। कई लोगों को इतनी खुशी थी कि उन्होंने पटाखे फोड़े, मैं आपको बता दूं ढोल नगाड़े बजाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इस समय ब्रिक्स में है, ब्रिक्स सम्मेलन में है, वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, वो जोहान्सबर्ग में है। जब वहां से वापसी आएंगे दिल्ली तो सीधा उनका जो प्रोग्राम है वो 27 तारीख को सीधा वो जो है बेंगलुरु जो है इसरो के कार्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर एस सोमनाथ जो उनके मुखिया हैं उनको जाकर धन्यवाद देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश इस बात को बड़े गर्व के साथ देख रहा है और सबकी निगाहें टिकी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि देश के सम्मान की बात है, देश के वैज्ञानिकों की बात है, तो उनका सम्मान करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए वो इस तरीके की योजना बना रहे हैं और वो बननी भी चाहिए क्योंकि ये पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हमने कल भी देखा था जब इसरो चीफ ने उन्होंने कहा कि हमने इस मिशन को अचीव कर लिया है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री भाव विभोर उठे। उन्होंने अपने पास रखा तिरंगा लहराना शुरू कर दिया था। और प्रवेश, अब जब इसरो के चीफ से मिलेंगे, जाकर वहां पर वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, उन्हें बधाई देंगे। ऐसे में जानकारी यह है कि चांद के बाद अब सूरज पर जाने की भी तैयारी जो है वो इसरो की ओर से किया जा रहा है और अगले महीने ही बताया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि वो उस मिशन पर भी काम होगा। तो ऐसे में जो वैज्ञानिक है, क्या उनका मनोबल बढ़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर अगर जाएंगे और लोगों से मुलाकात कर बधाई देंगे, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि मनोबल बढ़ेगा और जल्द से जल्द और नए कीर्तिमान भारत के नाम होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आपको चंद्रयान 2 याद होगा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी खुद इसरो के कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो चंद सेकंडों के कारण वो फेल हो गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो वहां के उस समय के वैज्ञानिक थे वो काफी हताश और निराश थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गले लगाकर सद्भावना दी थी, उन्हें समझाने की कोशिश की थी। और उसके बावजूद वो अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि जब विफलता में वैज्ञानिकों ने काफी, पूरे देश ने भी, मैं ये कहूंगा पूरे देश के हाथ निराशा लगी थी। और उसके बाद जब अब ये इस तरीके की सफलता मिली है और प्रधानमंत्री मोदी इस समय ब्रिक्स सम्मेलन में है, उसके बावजूद भी वो जानते हैं कि ये क्षण कितना कीमती है। उन्होंने इसके लिए समय निकाला और वो इंतजार कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से जब सब कुछ सफल सीमा से रिजल्ट आता है तो वो उस क्षण को यादगार पल बनाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो सफल लैंडिंग को देखने के लिए उचित समय पर आकर जो है लैंडिंग को देख रहे थे। और उसके बाद जैसे ही लैंडिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने झंडा फहराते हुए पूरे देश को बधाई दी और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। और मैं आपको बता दूं, बड़ा ही खुशी का पल था। और उस पल में मैं आपको बता दूं, उसका इजहार करना भी मेरे पास शब्दों का बयान नहीं है। मैंने कई लोगों को नाचते गाते ढोल बजाते सब तरीके से देखा और वाकई में ही देश का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हुआ है। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो भी खुशी का पल महसूस किया है। जी बिल्कुल, हर भारतीय के लिए वो पल गर्व महसूस करने का पल था। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में प्रवेश, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अभी दक्षिण अफ्रीका के फिलहाल दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन वापस आकर इसरो जाएंगे, बेंगलुरु के इसरो ऑफिस पहुंचेंगे और यहां पर वो वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने भारत के नाम ये बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे खबर
खबरों की ओर अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। मणिपुर के सीएम और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की मुलाकात होगी। राज्य के हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। मणिपुर के सीएम राज्य के हालातों की जानकारी भी देंगे। तो अहम खबर आपको हम बता दें, और इसके साथ ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बने हालातों पर बातचीत होगी। मणिपुर लगातार चर्चा में, और अब गृह मंत्री की मुलाकात होगी मणिपुर के मुख्यमंत्री से। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राज्य के हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रवेश, अमित शाह देश के गृह मंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगे। मणिपुर के हालातों की बात की जाए तो लगातार यहां पर जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव हैं, ताकि हालात जो हैं वो बिगड़ने ना पाए, उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी भी जो दूरियां थी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच वो बरकरार है। कई जगहों पर अभी भी लोग अपने ही जगहों पर रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं। ऐसे में हालात कब तक पूरी तरीके से सामान्य होंगे, इन सबको लेकर ये मुलाकात होनी है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य होते हुए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी छुटपुट घटना हो जाती है जो सरकार और प्रशासन के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि मणिपुर में जो जिस तरीके का दंगा है, आगजनी है, इसको शांत किया जाए, लेकिन मैतेई और कुकी जो समाज है, जो समुदाय है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं चक्रार की स्थिति को बार बार उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बार बार सरकार के प्रशासन के बावजूद वहां पर मैं आपको बता दूं आर्मी अलर्ट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं अभी भी जारी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्थिति रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी स्थिति का जायजा पे चर्चा करने के लिए मैं बात करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह और एन बीरेन जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, दोनों चर्चा करेंगे और दोनों हालात की समीक्षा पे बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सरकार ने सबसे पहले जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो वहां से जगह छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड एक टेंट लगाया है, जिसमें उन लोगों को रोकने की कोशिश की है। उनको ये कोशिश की है कि वो लोग इस जगह से ना जाए, ताकि ये हालात ना हो कि ऐसा ना हो कि सभी लोग छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे, तो वहां पर ऐसा ना हो पूरा सन्नाटा पनस जाए। उसको रोकने के लिए एक फैब्रिकेटेड टेंट लगाकर सरकार ने पूरी व्यवस्था देने की कोशिश की, पहल जरूर की है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यह मुलाकात हालातों पर कितना असर डालती है इसका भी इंतजार होगा। लेकिन प्रवेश, अगर हम देखें तो मणिपुर को लेकर जिस तरीके से राजनीति भी अब तक होती आई है, पूरा देश ने देखा है कि चाहे सड़क हो या फिर सदन हो, सभी जगहों पर मणिपुर को लेकर विपक्ष ने खूब बात की है और सत्ता पक्ष की ओर से जवाबदेही की भी बात कर रहे थे। और सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है मणिपुर को लेकर, और मणिपुर में हालात सामान्य है उसको लेकर बड़े बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। क्या लगता है अब जब गृह मंत्री भी पूरी तरीके से एक्टिव है, इसके पहले भी हालांकि वो गए थे मणिपुर पहुंचे थे, वहां पर भी हालातों को जाकर देखा था, लेकिन अब जब ये मुलाकात हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कि और जल्द पूरी तरीके से हालातों पर काबू पा लिया जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, और ये जो मतभेद है, जो मनभेद है, इसको दूर कर पाने में क्या कामयाब होगी ये मुलाकात? जी बिल्कुल, ये मुलाकात का जो मकसद है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो मतभेद है दोनों समुदायों के बीच, उसको दूर करना है और किस प्रकार से शांति बहाली की जाए। कौन से ऐसे सख्त कदम है जो उठाने की इस समय भी जरूरत है, जो हो सकता है जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मणिपुर का एक अकेला ऐसा मुद्दा था जिसने सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाकर प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि मणिपुर में अभी भी शांति बहाल नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है। और विपक्ष तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा तक मांग रहा है। लेकिन अभी जब गृह मंत्री और बीरेन सिंह दोनों की मुलाकात होगी तो उसमें सीधा सीधा मैं आपको बता दूं दोनों समुदायों के बीच किस प्रकार से शांति हो, और मणिपुर का वो इलाका जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर शांति बहाल किस प्रकार से की जाए, उसको लेकर एक चर्चा होगी। और चर्चा में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कड़े कदम है वो भी उठाने पर बात होगी, और किस प्रकार की जो है ढील दी जानी चाहिए, या ये कहेंगे कि कौन सा ऐसा रास्ता है जो दोनों समुदायों में शांति की पहल ले सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक होगी। और उस बैठक में आज डिसीजन निकालने की भी कोशिश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह खबर आपको हम बता दें जहां पर राज्य के हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुलाकात होगी मणिपुर
के सीएम राज्य के हालातों की जानकारी देंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह को और इसके साथ ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बने हालातों पर भी दोनों के बीच में चर्चा होगी। आम खबर आपको हम बता रहे दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मुलाकात करेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आप आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन होगा। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। आम जानकारी आपको हम बता दें। और आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। तो 1:30 बजे प्रदर्शन होगा। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। तो लखनऊ से अहम जानकारी, आप आज प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। और आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल अहम जानकारी आपको बता दें, गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन होगा। तो गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन होगा। लखनऊ से खबर, आप आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन की बात सामने आई है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन होगा। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। आम आदमी पार्टी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। तो आम आदमी पार्टी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होने की बात सामने आई है। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन होगा। लखनऊ से खबर, आम आदमी पार्टी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। फिलहाल ये अहम खबर, आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन होगा। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, आज प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। तो केंद्र सरकार के विरोध में होगा प्रदर्शन। और आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर आज प्रदर्शन होगा। और आप आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। तो आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, आम आदमी पार्टी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा। आज 1:30 बजे हजरतगंज में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सभी सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम खबर आपको हम सहारनपुर से बताते हैं, जहां पर सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा हादसा सहारनपुर में देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है सहारनपुर में, 9 लोगों की जान चली गई। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोग काल के गाल में समा गए। 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें सवार लगभग 9 लोगों की जान चली गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत की खबर सहारनपुर से सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ा हादसा सहारनपुर में देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की जान चली गई है। सहारनपुर में बड़ा हादसा देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की जान गई है और आपको बता दें कि 9 लोग काल के गाल में समा गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा सहारनपुर में देखने को मिला है। तो सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा हादसा सहारनपुर में हुआ। 9 लोगों की जान चली गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, ये बड़ा हादसा हुआ सहारनपुर में, जहां 9 लोगों की जान चली गई है। और सहारनपुर में बड़ा हादसा, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत हो गई है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। तो सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई है। और सहारनपुर में बड़ा हादसा हो गया, 9 लोगों की जान चली गई। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत आगे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तो बड़ा हादसा, 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन यह हादसा आखिर कैसे हुआ? सहारनपुर में ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर जो सहारनपुर से आ रही है, बड़ी दुखद खबर है। ये गांव पड़ता है कोतवाली देहात क्षेत्र में, बोंद की गांव। यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम था जिसको महिलाएं वहां पर ये ट्रैक्टर ट्राली में गई थी। तो क्योंकि कल अत्यधिक बारिश थी, तो बारिश के जो बरसात के जो किनारे रजवाया है, रजवाए में क्योंकि अधिक पानी आने के कारण वो ट्रैक्टर पलटा, जिसके बाद अब तक डेड बॉडी मिलने का सिलसिला जारी है। 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशांत, इसके पहले भी इस तरीके के कई हादसे सामने आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा भी था कि ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, ना कि लोगों को ढोने के लिए। ऐसे में लगातार इनका इस्तेमाल होता है, जिसके चलते हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े उच्च स्तर पर ये लापरवाही है। जिस प्रकार से सहारनपुर की ही बात करें तो पिछले अगस्त माह में ही एक बड़ा हादसा हुआ था देवबंद में। यहाँ पर 6 लोगों की मौत हुई थी, वो भी ट्रैक्टर ट्राली से ही एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उसके बाद एक यूपी के एक अन्य जनपद में भी ऐसा हादसा हुआ था और मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर ट्रालियों से जो सवारी जो ग्रामीणों को ले जाने पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया था, सख्त हिदायत दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर आज भी लगातार ट्रैक्टर ट्रालियों में महिलाएं और बच्चे बाकायदा जान खतरे में डालकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी मुख्यमंत्री के आदेशों को यहाँ पर गंभीरता से बिल्कुल ठीक तरीके से अगर यातायात के जो अधिकारी हैं वो इन चीजों पर नजर रखें कि ऐसे वाहनों पर सवार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के हालातों पर या ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती है। प्रशांत, इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी है कि इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है। कुल 9 लोग काल के गाल में समा गए और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोगों की जान गई है। प्रशांत, देखिए इसमें कितने लोग सवार थे, क्योंकि आपने कहा कि कुछ मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे, कितने लोग लगभग सवार थे और क्या इसकी कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, इसमें बात करें तो जो बोंद की गांव पड़ता है, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली से लगभग बात करें तो 40 से 45 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में, महिलाएं और बच्चे इसमें ज्यादा थे जो वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। क्योंकि बात करें सावन माह का ये जो खत्म होने के बाद एक बागड़ की यात्रा यहाँ पर चलती है, उसमें महिलाएं और जो बच्चे ज्यादातर उसमें जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है, 9 लोगों की मौत हुई है, तो अपने आप में एक बड़ी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा, 9 लोगों की जान चली गई और धार्मिक कार्यक्रम में ये लोग जा रहे थे। लेकिन प्रशांत, देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल इस तरीके के कामों में किया जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले भी इससे हादसे जब हुए थे अलग अलग जगहों पर, तो ये बात कही थी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्यों के लिए किया जाए और इसका ध्यान जो स्थानीय ट्रैफिक पुलिस होती है, अगर वो देगी, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए, चालान किया जाए, तो आने वाले वक्त में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सकती है।
लेकिन फिलहाल जो हादसा हुआ है इसमें लोगों को क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि अभी भी डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि गोताखोरों की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है इसमें रेस्क्यू के लिए। अभी जो कल से लापता लोग थे, अब उनके शव मिलने लगातार शुरू हो गए हैं। 9 लोगों की मौत अब तक इसमें पुष्टि जो शासन सरकार की ओर से या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की जा चुकी है, और अभी जो घायल है उनका उपचार है। एनडीआरएफ की और लगातार टीमें लगी हुई है, क्योंकि काफी लोग जो पानी में समाये थे, पानी के बहाव में तेज पानी था, तो अब लोगों को तलाशने में भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की जो सहारनपुर के डीएम है, एसएसपी और एनडीआरएफ की टीम लगातार कैंप वहां पर किए हुए हैं, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें तो सहारनपुर में चाहे माता शाकुंभरी देवी स्थल हो या कई स्थान ऐसे हैं जहां पर एकाएक तालाब पानी का आता है और लोगों को बहाकर ले जाता है। जी। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा हादसा है, 9 लोगों की जान गई है। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ है। शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया। मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे सभी सवार लोग, लेकिन अचानक ही ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाता है, जिसके चलते 9 लोगों की जान चली गई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहम खबरों का रुख करते हैं। ज्ञानवापी में सर्वे का आज 21वां दिन है और 21वें दिन सर्वे को दाखिल हुई एसआई की टीम। वाराणसी में 20 दिनों तक 123 घंटे का सर्वे पूरा हुआ है और हैदराबाद की जीपीआर टीम ने निशान लगाए हैं। वाराणसी में 20 दिनों तक 123 घंटे का सर्वे पूरा हो चुका है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। और हैदराबाद की जीपीआर टीम ने निशान भी लगाए हैं। तो हैदराबाद की जीपीआर टीम के द्वारा निशान लगाए गए और ज्ञानवापी में सर्वे का 21वां दिन। अहम खबर आपको हम बता दें, सर्वे का 21वां दिन, 21वें दिन सर्वे को दाखिल हुई एएसआई की टीम। तो 21वें दिन सर्वे को दाखिल हुई एएसआई की टीम और वाराणसी में 20 दिनों तक 123 घंटे का सर्वे पूरा किए जाने की बात सामने आई है। हैदराबाद की जीपीआर टीम ने निशान लगाए हैं। विकी डे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। विकी, आज 21वां दिन है, 20 दिनों का सर्वे पूरा हो चुका है। आज के सर्वे की कार्रवाई क्या शुरू हो चुकी है? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जो चल रहा है उसका आज 21वां दिन है और सुबह 8:30 बजे अपने समय के अनुसार एएसआई की टीम जो है ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई है कड़ी सुरक्षा के बीच। आपको बता दें मुख्य द्वार पे जो है सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री और एटीएस की टीम और एनएसजी कमांडो, इन सभी 5 स्तरीय जो सुरक्षा में लगाए गए हैं। सुरक्षा के बीच एएसआई का सर्वे जो है ज्ञानवापी परिसर का हो रहा है, जिसका आज 21वां दिन है। और आपको बता दें अभी तक जो सर्वे हुआ है जिसमें तमाम जो वहां पे गुंबद और दीवालों पे जो कलाकृतियां मिली है उसकी बारीकी से जांच की जा रही है और साइंटिफिक जांच के लिए लैब भी भेजा गया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। और जो आपको बता दें हैदराबाद से जीपीआर स्पेशल टीम जो आई थी, उन्होंने जो जगह का चिन्हांकन किया था जिसपे आज अंतिम मोहर लग जानी है। अब इंतजार है तो केवल कानपुर से स्पेशल टीम के आने की, जो जीपीआर सर्वे को पूरा करेगी और जिसके बाद ये 2 तारीख को जो है वाराणसी के जिला अदालत में अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। तो 2 तारीख का इंतजार है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ होता है उसके बाद 2 तारीख को सुनवाई होगी, जिला अदालत द्वारा क्या कुछ दिया जाता है। फिलहाल अभी जो ये सर्वे का कार्य चल रहा है उसका 21वां दिन है। अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं, क्योंकि 28 दिन का इनको समय दिया गया था एएसआई को, जिनका समय अब समाप्त होने वाला है, जिसका 21वां दिन है। अब बस 60 दिन का और वक्त बचा है, इसलिए वो जो एएसआई की टीम जो है पूरी तरीके से अपने सर्वे पूरा कर लेगी और 2 तारीख को जो है रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद ही पता चलेगा क्या कुछ निकल के आता है, क्या ज्ञानवापी का सच है। ये जानने के लिए हर कोई की निगाहें जो है 2 तारीख के कोर्ट की तरफ लगी है कि क्या कुछ वहां से निकल जाएगा। बिल्कुल, क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसको लेकर लोगों की नज़र तो बनी हुई है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जैसा कि आपने भी बताया कि हैदराबाद की जीपीआर टीम ने निशान लगा दिए हैं। ये किस चीज़ को लेकर लगाए गए हैं, क्या इस चीज़ को लेकर कोई जानकारी है? क्योंकि सर्वे चल रहा है, कई जगहों पर ऐसी टेक्नोलॉजी से सर्वे किया गया है जहाँ पर ज़मीन के भीतर की चीज़ों का इस्तेमाल मशीनों के माध्यम से ही लगा लिया गया है। लेकिन एसआई की टीम की ओर से कहा गया था कि कई जगहों पर खुदाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में क्या उसके लिए अनुमति अलग से लेनी होगी एसआई की टीम को? क्योंकि पहले जब सुनवाई हुई थी इस पूरे मामले को लेकर तब एसआई ने कहा था। अभी फिलहाल क्या वहां तक स्तर पहुंच चुका है सर्वे का? क्या अब ऐसी जरूरतें पड़ सकती हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें, हालांकि अभी खुदाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआई ने पहले ही हलफनामे में अपने कहा था कि हम ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाएं और बिना खुदाई किए हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है जो हम बिना खुदाई किए और बिना नुकसान पहुंचाए स्ट्रक्चर को हम सर्वे का कार्य पूरा कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। जिसको लेकर आपको बता दें, हैदराबाद की जो टीम ने जगहों का चिन्हांकित किया था, वहां जीपीआर मशीन लगाने के लिए जगहों का चिन्हांकित किया गया था। जीपीआर जो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से ये सर्वे का कार्य किया जाएगा। जो जमीन के नीचे का सच जानती है, लगभग जानने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। लगभग 30 से 35 मीटर नीचे के अंदर जमीन के नीचे का ये बता सकते हैं कहाँ क्या है, किस कालखंड में ये बना है, कहाँ क्या कौन सी चीज मौजूद है। ये सारा कुछ जो है एक मशीन में, डिजिटल मशीन में भी इसकी पूरी मस्जिद की जो है पैमाइश करके डिजिटल मशीन में एक नक्शे को दर्ज किया गया है और बारीकी से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, तमाम जो ऐसे साक्ष्य जो है जुटाए गए हैं। और जो जीपीआर की एएसआई की टीम जो है लगातार इसके जो पुरातत्व विभाग जो है इसके सच जानने के लिए लगातार साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है और कोर्ट में पेश करेगी। जिसके बाद जो है हिंदू पक्ष के वकील कहले और दोनों ही वादी व प्रतिवादी पक्ष अपने अपने दावे किए जा रहे थे, लेकिन आप जो कह दे क्योंकि 2 तारीख तक फिलहाल इन दोनों ही लोगों को, दोनों ही पक्षकारों को रुकना होगा कि एएसआई जब टीम अपनी सबमिट कर देगी रिपोर्ट, उसके बाद जिला अदालत द्वारा उस रिपोर्ट से क्या आदेशित किया जाता है, इसके लिए 2 तारीख का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ में विक्की, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ खबर आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी में सर्वे का 21वां दिन और एएसआई के सर्वे की शुरुआत आज भी हो चुकी है। फिलहाल 20 दिनों तक की बात करें तो 123 घंटे का काम लगभग पूरा हो चुका है और 21वें दिन भी एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भी आपको हम वाराणसी से ही बताते हैं, जहां पर G20 CWG की चौथी बैठक, G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक, 170 डेलीगेट्स 4 मुद्दों पर करेंगे चर्चा। संस्कृति मंत्रियों की मौजूदगी में प्रस्ताव होगा पास। तो संस्कृति मंत्रियों की मौजूदगी में इन सब को लेकर बातचीत और वाराणसी में G20 CWG की चौथी बैठक को लेकर अहम खबर सामने आ रही है और G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक, अहम खबर। विक्की हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विक्की, इस बैठक को लेकर क्या पूरी जानकारी है, क्योंकि 170 डेलीगेट्स 4 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको गरिमा बता दें कि आज जो है आज से 4 दिवसीय शुरू हो गए हैं G20 कल्चरल ग्रुप की जो बैठक है इससे शुरू हो गया आज से। और इसमें जो है G20 देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की एक बैठक होगी। लालपुर स्थित जो है TFC है, वहां पे ये बैठक रखी गई है, जिसमें सांस्कृतिक मंत्रियों की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। एक वीडियो दिखाई जाएगी जो इस पे आधारित है। उस पे जो G20 के देशों, जिन देशों में लगभग 2/3 आबादी है वो रहते हैं। और आपको बता दें दुनिया में जो है लगभग 3% जो है माफ कीजिएगा, लगभग 3% जो है जीडीआर, वो जो है 3% जीडीआर जो है उस देशों से आते हैं और 6% जो है उस पर रोजगार के से ज्यादा इस पे दिया जाता है। इसको लेकर एक बैठक की गई है और इस बैठक में सांस्कृतिक मंत्री जो है जी किशन रेड्डी और लेखा भी शामिल होगी। इसमें मीनाक्षी लेखा भी शामिल होंगे। और चौथे दिन जो आपको बता दें शनिवार को जो है इसमें सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर जो है वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई। 170 डेलीगेट जो है गुरुवार को वाराणसी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जो है अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विक्की हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 170 डेलीगेट्स 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आम खबर आपको हम वाराणसी से बता रहे थे, जहां पर G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी, G20 बैठक को लेकर ये आम खबर और 170 डेलीगेट्स 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगे सीसीटीवी कैमरे, 107 सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे और डॉक्टरों पर भी रखी जाएगी नजर। गड़बड़ी मिलने पर अधिकारी अलर्ट किए जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुभारंभ करेंगे। यह अहम खबर सामने आ रही है और कैमरे लगाए जाएंगे। डॉक्टर्स पर भी नजर रखी जाएगी। लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सजग नजर आते हैं और गड़बड़ी मिलने पर वो लगातार सख्त एक्शन भी लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज इस नई सुविधा का शुभारंभ भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही करेंगे।
लखनऊ से खबर, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 107 सरकारी अस्पतालों में कैमरे लगाए जाएंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बताते हैं और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से इनकी मॉनिटरिंग भी किए जाने की बात सामने आई है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गोमती नदी में मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और एकाना स्टेडियम के पास शव मिलने से हड़कंप मचा है। गोमती नदी से शव को निकालने में पुलिस जुट गई है। अब यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी गुत्थी भी सुलझा रही है पुलिस। और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जाता है। तो गोमती नदी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल शव को निकाले जाने की कोशिश की जा रही है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। एकाना स्टेडियम के पास शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और यह हम खबर आपको हम बता दें, एकाना स्टेडियम के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। फिलहाल यह आम जानकारी, गोमती नदी से शव को निकालने में अब पुलिस जुटी हुई है और इसके साथ ही ये हत्या है या आत्महत्या, इसको लेकर अब गुत्थी भी सुलझाई जा रही है। गोमती नगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आम खबर आपको बताते हैं और एकाना स्टेडियम के पास शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से मोगा जिले में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन मोगा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बने अंबेडकर हॉल में किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 सालों में देश के अंदर आम जनता के लिए की गई कारगुजारी को दिखाया गया। और इस मौके पर केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही सबवे रोजगार स्कीम के तहत महिलाओं के द्वारा ग्रुप बनाकर तैयार किए गए और प्रोजेक्ट के बारे में भी प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। ये फोटो प्रदर्शनी आम जनता के लिए 3 दिन तक चलेगी। वहीं इस प्रदर्शनी में अलग अलग स्कूली बच्चों को भी बुलाया जा रहा है ताकि उनको प्रदर्शनी में पता चल सके कि देश में पिछले 9 सालों से कितनी तरक्की हुई है। इस प्रदर्शनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। सूचना ते प्रसारण मंत्राला भारत सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, डिफेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। गहोट भट्टिया निवासी मनोहर लाल का बेटा राजेश अग्निहोत्री स्टेट बैंक के पास मनी ट्रांसफर सर्विस सेंटर पर काम करता था और शाम के समय वो अपने बेटों के साथ दुकान पर मौजूद था कि तभी 3 युवक अपना चेहरा ढके हुए दुकान में घुसते ही उन्होंने राजेश कुमार और उनके बेटों पर बंदूक की नोक पर हमला कर दिया और उनसे नकदी की मांग की। वो भाग निकले। डीएसपी राजवीर सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और लुटेरों की बारीकी से पहचान की है और इस घटना के लिए जरूरी तथ्य भी जुटाए हैं। हाँ जी, इस संबंध में जोड़ा अज इन्हों का ग्राहक सेवा केंद्र ही करीब 5, 10, 13 से इतने 3 जोड़े मूँह बन्ने मोटरसाइकिल से नौजवान आए थे। दोषी जोड़े उन्होंने पिस्तौल दिखा के इन्हों को जी खो की है। तो असी जोड़ा वा ये संबंध में मौका वेखण आए हैं। मौके पर सारा
CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 5 ਵਜੇ ਨਾ ਆਏ ਆ 3 ਜਣੇ, ਮੂੰਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, 2 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਨੁਕਸਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਈਪਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 2 ਪਿਸਟਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 1 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਛਾਗੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਕਾਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਿਸਟਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕੱਢ ਦੋ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 3-4 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਿਸਟਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ नहीं चलाई, बस अगे शो कर रही थी। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं। 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1200-1500 रुपये वापस कर, 1000 रुपये के बदले 1200-1500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। और मैं देख रहा था अभी कि कुछ नए लोग भले ही इसमें थे, लेकिन इसमें ऐसे भी लोग थे जो दूसरी किस्त का पैसा ले, यानी 10,000 का किस्त चुकता करने के बाद 20,000 की किस्त ली। और खन्ना जी के सांझापुर से तो एक सज्जन ऐसे थे जिन्होंने तीसरी किस्त भी ले ली। यानी नियत साफ होगी तो नियंता अपना रास्ता बना लेता है। और यही है, 10,000 रुपया लिया, उन्होंने समय से पैसा चुकता किया तो फिर 20,000 रुपये का लोन उनको मिल गया। 20,000 का समय पे चुकता कर लिया तो 50,000 का भी उनको आज उपलब्ध हो गया। और मैं ही पूछ रहा था उनसे कि भाई वित्त मंत्री जी जो है सांझापुर के रहने वाले हैं, क्या पहचानते हो? उन्होंने कहा। मैंने खन्ना जी से पूछा, मैंने कहा तो आपका वोटर है, आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं इनके पिताजी को पहचानता हूं। तो हमने कहा समोसा पकौड़ी ये बेचते हैं, पिताजी को क्यों, इनको क्यों नहीं पहचानते आप भी जाइए कभी उनकी दुकान में समोसा पकौड़ी खाइए, कुछ कार्यकर्ताओं को खिलाइए, तो आपको पता लगेगा कि इसकी परेशानी क्या है। और उस परेशानी का समाधान करने के लिए आप भी वित्त विभाग से इसी प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। व्यवहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना आ जाए, पहली बार हुआ। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने सबसे अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की। और आज
11,000 लाभार्थियों को एक साथ पीएम स्वनिधि योजना के साथ पंजाब नेशनल बैंक जोड़ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक इससे पहले 2 लाख लोगों को इस सुविधा से जोड़ चुका है। आज 11,000 अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा दी जा रही है। मैं इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और मुख्य प्रबंध निदेशक को, उनके सीईओ को और साथ साथ सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए नगर विकास की सफलतम योजना के लिए नगर विकास विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को भी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इन सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और भाइयों बहनों, मुझे एक खुशखबरी देनी है यहां पर इसी बात को लेकर के कि मैंने इसीलिए कहा था ना कि शाहजहांपुर का जो लाभार्थी आया था, समोसा पकोड़े खन्ना जी को भी खिलाता, लेकिन उसने भले ही न खिलाया हो, उसके पिताजी ने खिलाया था। इसीलिए यहाँ पे वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर योजना बनाई है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर होंगे जो पीएम स्वनिधि योजना के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इनको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। हमने योजना लागू कर दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी स्ट्रीट वेंडर की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ईश्वर करे ऐसा ना हो, या कभी किसी दुर्घटनावश वह पूर्णतः अक्षम हो गया, दिव्यांगता का शिकार हो गया, तो 5 लाख रुपए हमारी यह बीमा योजना उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी, उसके परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। एक बड़ी स्कीम है उत्तर प्रदेश की एमएसएमई विभाग, और ये तभी होता है जब गरीब की पीड़ा को कोई सरकार समझती है और उसकी संवेदनाएं उन गरीब के साथ खड़ी होती है। और ये डबल इंजन सरकार उसी गरीब की पीड़ा के साथ जुड़ करके अपनी संवेदना को व्यक्त कर रही है। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरदासपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ब्राउन मुंडे गाने से मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ जहां उनकी डॉक्यूमेंट्री अमेजन प्राइम पर रिलीज होने जा रही है और इसे लेकर उनके गांव मुलियांवाल में खुशी का माहौल है, वहीं कुछ महीने पहले जब एपी ढिल्लों अपने गाँव आए थे तो उन्होंने सरकारी स्कूल में जर्सियां बांटी थी। एपी ढिल्लों के गाँव में स्कूली बच्चों ने बताया कि जब उन्होंने स्कूल में आकर स्पोर्ट्स पेन से ब्राउन मुंडा लिखा तो जर्सियां बांटी गई और स्कूल के बच्चों ने एपी ढिल्लों के गाने गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। और स्कूल टीचर ने कहा कि आज इस मुकाम पर पहुंचकर जहां एक तरफ एपी ढिल्लों अपने गांव से जुड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर हमें इस बारे में बात करनी पड़ रही है। इस बात की खुशी है कि वो गाँव में काम कर रहे हैं और इस गाँव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने तो मतलब कि गिफ्ट तो किते रह गए, उन्होंने इत्थे आना ही साढ़े वास्ते गिफ्ट सीगा। मतलब कि एकदम ही असी शौक हो गए कि वो आ रहे ने, साढ़े स्कूल आ रहे ने, क्योंकि पढ़े तो लिटिल फ्लावर स्कूल तो सीगे, सानू आस सीगी उन्होंने उधर जाना, पर सानू नहीं सी पता कोई इन्ने डाउन टू अर्थ ने कि वो अपने पिंड दे नाल इन्ने जुड़े हुए ने कि उन्होंने देखो इत्थे भी आए, साढ़े स्कूल च भी आए और समान दिता, सारा किट्स दित्तियां, फिर उन्होंने टी शर्ट्स दित्तियां, बच्चों के नाल इदां खुश हो के ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੈਂਡ ਬਾਲ, ਇਹ फुटबॉल। और अगली खबर मोगा से है, जहां क्रांतिकारी किसान यूनियन लुधियाना रोड पर धरना दे रही है। चंडीगढ़ धरने पर जा रहे किसानों को मोगा से आगे नहीं जाने दिया गया और किसानों ने कहा कि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी की सड़कों पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि की मांग कर रहे हैं। और अपनी मांगों को लेकर आज संयुक्त किसान यूनियन की ओर से बाढ़ पीड़ितों किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए आज इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस की ओर से जहां किसानों को थाने में बंद कर दिया गया था, तो वहीं आज सुबह से किसानों ने पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। और अगर बात करें मोगा लुधियाना और मोगा फिरोजपुर रोड पर धरना शुरू कर दिया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मंगा तो बिल्कुल जायज़ है,
ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਜਿਹੇ ਲਵੇੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਣੀ ਗਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਰੁੜਦੇ ਆ ਲੋਕ ਰੁੜ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੜੀ ਗੇੜ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਣੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ पहुंचे हैं इस रोड पे। पटियाला के नामा रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हो गया। कार और ट्रक के बीच हुई भयानक टक्कर में 4 साल की बच्ची शैलजा की मौत हो गई, और जबकि शैलजा का भाई इमरान जिसकी उम्र महज 17 साल है और शैलजा की मां सलमा जिनकी उम्र 35 साल है, उनकी दादी का अमर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा परिवार गांव घबलान का रहने वाला है। पूरा परिवार स्विफ्ट गाड़ी में नाभा से पटियाला की ओर जा रहा था। रास्ते में सवारियों से भरे ट्रक से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें एक 4 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। पिछले कुछ दिनों तो ना जी मोगा जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ATM ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਸੀ, 7-8 ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੱਧ ਬੈਂਕ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ATM ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਤੁਰੰਤ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K News इंडिया, और अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, मुद्दे की बात।